स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। एक सवाल ये कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता हो, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके जोड़ों का दर्द इतना बढ़ चुका हो कि उठने बैठने में, सोने में तकलीफ हो रही हो, या क्या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जिनकी उंगलियों में और हाथों में सूजन और जकड़न रहती हो? अगर आपका जवाब हां में है तो आपके बाकी तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे अपने इस शो में। और हो सकता है कि यह हड्डियों और जोड़ों का दर्द रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो। हमें आपकी फिक्र है, आपकी चिंता है, इसीलिए क्या है ये बीमारी, क्या है इसके लक्षण, क्या ये लाइलाज बीमारी है या इसका ट्रीटमेंट संभव है? आर्थराइटिस हो गया है तो क्या करें, और न हुआ हो तो क्या क्या न करें, ये सब आगे चलकर आपको बताया जाएगा इस शो में। मेरे साथ जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं कुछ खास मेहमान। रोमेटॉइड आर्थराइटिस का इलाज करने वाले जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है रोमेटोलॉजिस्ट। तो स्वागत है सबसे पहले डॉक्टर प्रियंका खरबंदा का। दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियंका सीनियर रोमेटोलॉजिस्ट हैं। मेरे दूसरे मेहमान के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर राजीव रंजन। डॉक्टर राजीव गुरुग्राम के सीके बिरला हॉस्पिटल में बतौर रोमेटोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। इसी के साथ मेरी तीसरी गेस्ट हैं डॉक्टर अनु डाबर। डॉक्टर अनु गुरुग्राम के पारस हॉस्पिटल में सीनियर रोमेटोलॉजिस्ट के तौर पर पदस्थ हैं। और जो मेरे आखिरी मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर आलोक कल्याणी। डॉक्टर आलोक दिल्ली के शालीमार बाग के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए जोड़ों के दर्द पर आपको A to Z जानकारी देने के लिए शुरुआत करते हैं इस सवाल जवाब के सेशन की। सवाल वही होंगे जो आपके मन में अक्सर उठते हैं और जवाब सबके अलग अलग होंगे। ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और जितना हो सके अपने सगे संबंधियों से इन जवाबों को साझा कीजिएगा। तो चूंकि हमेशा महिलाओं से शुरुआत करनी चाहिए, डॉक्टर प्रियंका खरबंदा, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या? आसान भाषा में, सरल भाषा में, एकदम आम भाषा में बताइए ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सकें कि ये बीमारी आखिर है क्या। Hi, I'm Dr. Priyanka Kharbanda. I'm a senior rheumatologist. I'm working in Manipal Hospital, Dwarka, Delhi, and I have my clinic at Pitampura, Delhi. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease. Autoimmune disease वो होते हैं जिसमें हमारी बॉडी के लिए जो रक्षा के सेल्स होते हैं, जब वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगते हैं तो उनसे ही ऑटोइम्यून डिजीज होती है। बहुत सारी प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज होती है, उसमें से रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार है। So rheumatoid arthritis is an autoimmune disease which affects joints, and also it has extraarticular manifestation by affecting eyes, lung, heart and kidney. डॉक्टर प्रियंका कहते हैं कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो बार बार आते जाते रहते हैं। कभी दर्द अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी अचानक से घट जाता है। तो एग्जैक्टली इसके लक्षण है क्या? सिम्टम्स बता दीजिए आप, तो आगे इसके होने वाली वजह पर फिर हम बात कर पाएंगे। सिम्टम्स क्या है इसके? रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जिसको हम आम भाषा में गठिया बोलते हैं, ये कॉमनली यंग गर्ल्स को अफेक्ट करता है जो कि चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप की होती हैं। बट ऐसा नहीं है कि खाली यंग गर्ल्स को करेगा, ये किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। इसमें जो कॉमन सिम्टम होता है, इसमें पेशेंट को जो हाथ के छोटे छोटे जोड़ हैं उसमें दर्द, सूजन होती है और सुबह उठ के स्टिफनेस होती है, जो कि ये स्टिफनेस करीबन आधे घंटे से ऊपर तक लास्ट कर सकती है। इसके अलावा पेशेंट को लो ग्रेड फीवर, हरारत भी होती है। और इसमें अगर ये गठिया सिर्फ जोड़ तक लिमिट नहीं है, कई बार ये हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर अनु डाबर, आपके पास आता हूं। सीधा सा सवाल है, क्यों होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस? क्या कारण है, क्या वजह है कि किसी को भी अचानक से ये बीमारी जकड़ लेती है, किसी भी उम्र में जकड़ लेती है? Hello everyone, I'm Dr. Anu Dabar, DM Senior Rheumatologist from Paras, Gurgaon, and I'm currently practicing in Paras Hospital, Gurgaon. Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease और ये तब होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करता है। So the reasons जहां हमारा इम्यून सिस्टम डिसफंक्शनल हो जाता है, उसमें one of the reasons is genetic factors, जो हमारे फैमिली मेंबर्स के बीच शेयर भी हो सकते हैं और जो हमें एट रिस्क रखते हैं इन डिजीजेस के लिए। दैट इज व्हाई मल्टीपल फैमिली मेंबर्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग देखी गई है कि आर्थराइटिस को ट्रिगर कर सकता है। सेकेंडली, इसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी कमजोर कर सकता है। थर्ड, अगर पहले कभी पेशेंट को चिकनगुनिया, डेंगू फीवर हुआ है जिसने थोड़ा आर्थराइटिस पैदा किया, जो ठीक हो गया और वापस ट्रिगर हो गया, या फिर बार बार इन्फेक्शंस होना जैसे यूरिनरी इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शंस, ये भी ट्रिगर करते हैं ऑटोइम्यून डिजीजेस लाइक आरए।
डॉक्टर अनु, हम देखते हैं कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने के बाद जिंदगी बहुत बदल जाती है। इतनी बदल जाती है कि कुछ लोगों को अपनी नौकरी छोड़ना पड़ती है, कुछ लोग अपने घर का काम नहीं कर पाते, कुछ लोगों को अपने रोजमर्रा के खुद के काम करने में भी कयामत आ जाती है। ये बताइए कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने के बाद क्या क्या रिस्क बढ़ जाते हैं लाइफ में, किस तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं इस बीमारी के साथ? सो कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स एक्चुअली काफी ओवरलैप होता है इन दोनों ही एंटिटीज में जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं। सो अगर आपके फैमिली में किसी को ये डिजीज है जो ऑलरेडी उससे सफर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एट रिस्क पे हैं। कुड बी योर ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, maternal, paternal, aunts और uncles, grandparents। तो अगर ये रीजन है दैट कुड बी वन रिस्क दैट यू हैव इट। सेकंड रिस्क कुड बी अगर आपको एक्सपोजर टू पोल्यूशन काफी ज्यादा है। सो ये देखा गया है कि जो अर्बन एनवायरनमेंट में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, जिनका एयर क्वालिटी बहुत पुअर है, वहां पर इन डिजीजेस का प्रेवलेंस ज्यादा देखा गया है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बात की, स्मोकिंग इंक्लूडिंग पैसिव स्मोकिंग, आपके आसपास भी कोई अगर एक्सेसिव स्मोक कर रहा है तो कभी कभी आर्थराइटिस जुवेनाइल पॉपुलेशन बच्चों में शुरू हो सकता है। उसके अलावा टू मच ऑफ कंजम्पशन ऑफ अनहेल्दी फूड आइटम्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या फिर अगर आपको कोई हिस्टेरेक्टमी हुई है, स्पेशली विमेन में ये डिजीजेस कॉमन है। बीइंग अ लेडी इज अ रिस्क फैक्टर क्योंकि ये डिजीजेस हार्मोनल फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें, इसलिए ये डिजीज पोस्ट मेनोपॉज, प्यूबर्टी के टाइम और फीमेल्स जब उनके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रहते हैं, पोस्ट डिलीवरी स्पेशली ये डिजीजेस शुरू हो सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका, आप मुझे बता रही थी कि लक्षण क्या क्या है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के, लेकिन लक्षण तो वो हो गए जिससे कि हम ये पता करें कि हमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस है या फिर नहीं। लेकिन आप अपने अनुभव से बताइए, बतौर डॉक्टर, बतौर रोमेटोलॉजिस्ट, कि आप कैसे डायग्नोसिस करती हैं इस बीमारी के पेशेंट्स का? So, rheumatoid arthritis diagnosis is mainly clinical. We take the help of investigation to support the diagnosis, and if we start, and because we want to start the drugs. तो डॉक्टर आपके आर्थराइटिस को आपको जांच के ही जान लेता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, क्योंकि सिम्टम ऐसे होते हैं और पेशेंट के हाथों में जोड़ों में सूजन होती है और रेंज ऑफ मूवमेंट कम होता है। लेकिन हम कंफर्म करने के लिए कुछ तरह के टेस्ट, ब्लड टेस्ट ऑर्डर करते हैं जिसमें रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी टेस्ट होते हैं, और कई बार हम छाती का एक्सरे या फिर जोड़ का एक्सरे भी करते हैं फॉर हेल्पिंग इन डायग्नोसिस। ठीक है डॉक्टर प्रियंका, जब लक्षण और कारणों पर बात हो गई है तो थोड़ी रोशनी आप इसके इलाज पर भी डाल दीजिए, ताकि हमारे दर्शक घर बैठे ये ना सोचें कि ये तो बीमारी के बारे में बता कर डरा रहे हैं, इलाज तो बता ही नहीं रहे। हम डिटेल में इलाज पर भी बात कर लेते हैं। क्या है गठिया का इलाज? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पेशेंट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थेरेपी। जैसे पेशेंट एजुकेशन, ये पेशेंट को ये बताना बहुत जरूरी है कि गठिया एक लाइलाज बीमारी नहीं है। गठिया का दवाइयों के द्वारा इलाज संभव है और हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो अगर टाइमली शुरू करी जाए तो गठिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकती है और उसके द्वारा जो साइड इफेक्ट लाइक डिफॉर्मिटी और डैमेज को प्रिवेंट कर सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे हम शुगर या थायराइड को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह गठिया को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में ला सकते हैं। डॉक्टर अनु, आपके पास आता हूँ। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत आरामदायक बना दिया है, बहुत आसान बना दिया है कि अब हम घर के पर्दे भी रिमोट से बंद करते हैं और बच्चों के खेल भी अब मैदान में नहीं बल्कि मोबाइल फोन में होते हैं। तो ऐसे में ये तकनीक हमारी आसानी बढ़ाने के साथ साथ हमारी जीवन शैली को खराब भी कर रही है। आप ये बताइए कि ऐसा हम क्या करें कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट वो दर्द जो उसे होता है वो थोड़ा कम झेले, या ऐसा क्या करे वो व्यक्ति जिससे कि वो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए? So this is very important question. जैसे मैंने बात की causes and risk factors, तो इसमें से कुछ होते हैं modifiable risk factors, कुछ non-modifiable. जो non-modifiable है, you cannot do anything about them. So we'll focus on modifiable factors जिन्हें हम बदल सकते हैं. So if you are a smoker या आपके आसपास कोई smoking कर रहा है, get that stopped immediately. Second, अगर आप urban cities में रह रहे हैं जहाँ काफी ज्यादा pollution है, you can wear regular mask. दिन के उस टाइम निकलिए जब air quality better है, और उन months के during जब air quality बहुत poor हो जाती है, अपना outdoor exposure limit कीजिए. Use mask ताकि आप small PM 2.5 particle से बच सकें. उसके अलावा have an anti-inflammatory diet. उसमें बहुत ज्यादा fruits and vegetables, dried fruits, nuts and seeds include कीजिए. Have a good intake of calcium products जैसे milk, पनीर, curd, so that calcium deficiency ना हो. डॉक्टर राजीव रंजन मेरे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजीव, मैं आपसे सवाल कर लेता हूं। आप मुझे ये बताइए कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है, ये बीमारी कितनी घातक है? कहने का मतलब ये कि बीमारी के साथ और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं लाइफ में?
आप इसके बारे में बताइए सर। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राजीव रंजन कुमार हूँ। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं अभी गुरुग्राम में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सीके बिरला हॉस्पिटल और अपनी क्लिनिक मेडग्राम है जिसमें मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, रूमेटॉइड अर्थराइटिस मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट और जोड़ों तक लिमिट नहीं रहता है, ये धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन पे भी स्प्रेड करता है। सो कॉम्प्लिकेशंस रूमेटॉइड अर्थराइटिस के तभी होते हैं जब आप सही समय पे इलाज ना लें। तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन जो देखते हैं वो आंखों में देखते हैं। आंखों में आपके रेडनेस होना, ड्राइनेस होना या धीरे धीरे आंखों की विजन में प्रॉब्लम आना, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं जो लंग्स में, फेफड़े में होता है। फेफड़े में फाइब्रोसिस हो सकता है जिसके कारण आपको सूखी खांसी या आपको चलने पे सांस फूलने की दिक्कत आ सकती है। हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों में अगर अर्थराइटिस को कंट्रोल ना किया जाए। अच्छा डॉक्टर अनु, आपने पहले बताया कि उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो लोग इस बीमारी से नहीं जूझ रहे वो तो और भी कई ऐसी चीजें करने के लिए स्वतंत्र हैं जिससे कि उन्हें रूमेटॉइड अर्थराइटिस ना हो। मेरे जैसे लोगों के लिए क्या नसीहत? बहुत हद तक अगर आपके फैमिली में किसी को ये डिजीज है तो यू हैव अ 30% चांस कि आपको ये हो सकता है। सो प्रिवेंशन का की है टाइमली आइडेंटिफिकेशन। अगर आपकी सिम्टम्स हैं, आपको सुबह उठने पर जॉइंट स्टिफनेस है, पेन है जो 10-15 मिनट रह रहा है, एक्सरसाइज करने पे बेटर हो रहा है, तो टाइमली रूमेटोलॉजिस्ट को देखिए, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि हम इस डिजीज को होने से कंप्लीटली प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट इसका प्रोग्रेशन रोक सकते हैं, डिजीज से होने वाले डैमेज को रोक सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, अपने यूथ के इयर्स में जैसे इन योर 20s एंड 30s एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें जंक फूड, प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड कम है, तो इन योर लेट 40s ये डिजीज होने के चांसेस कम रहेंगे। उसके अलावा इफ यू डोंट स्मोक, इफ यू लिमिट योर अल्कोहल कंजम्पशन एंड इफ यू आर वेरी केयरफुल अबाउट द एक्सपोजर टू पोल्यूशन जो आपका है, अगर इन सब फैक्टर्स को आप कर्टेल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली prevent the disease, और if not prevent, उसका onset को आप डिले कर सकते हैं। Another thing, there are some medications जो आपके रूमेटोलॉजिस्ट के एडवाइस पे ही लेने चाहिए। अगर आपके फैमिली में किसी को आर्थराइटिस है वो आपको दिए जा सकते हैं ताकि हम आर्थराइटिस जो अगले 1 या 2 साल में आने वाला है उसे बहुत सालों तक डिले कर सकें। डॉक्टर राजीव, एक बहुत बड़ा भ्रम है 2 बड़े शब्दों को लेकर, क्योंकि दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं और बड़े कठिन लगते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस। भ्रम ये कि दोनों एक ही हैं, सच आप बता दीजिए। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये दोनों बहुत कॉमन अर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक नॉन इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। कहने का मतलब उसके जॉइंट में सूजन, इन्फ्लामेशन और जॉइंट में डैमेज नहीं होता है। ग्रेजुअली जो इन्फ्लामेशन होता है वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग वाली अर्थराइटिस, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो कुछ जॉइंट का कार्टिलेज डैमेज होता है और उसका जो साइनोवियल फ्लूइड, जिसको हम कॉमन भाषा में ग्रीस भी बोलते हैं, वो कम होने लगता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत आती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या है, यहाँ हमारी इम्यूनिटी हमारे जॉइंट में डैमेज करता है और इन्फ्लामेशन होता है। सो रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ही रैपिडली जॉइंट को डैमेज और डिस्ट्रक्ट करता है, वाइल ऑस्टियोआर्थराइटिस क्योंकि वियर एंड टियर एक डिजीज है, धीरे धीरे एजिंग के साथ होता है, तो सालों बाद कुछ कुछ प्रॉब्लम जॉइंट में आता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में घुटना कॉमनली अफेक्ट होता है, या आपका जो थंब होता है, थंब के बेस में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में मल्टीपल जॉइंट्स में प्रॉब्लम आने लगते हैं। हाथ के सारे स्मॉल जॉइंट्स जो है, रिस्ट है या फिर एल्बो है, आपका एंकल जॉइंट है, हिप जॉइंट है, तो मल्टीपल जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना है। डॉक्टर आलोक कल्याणी, माफ कीजिएगा आपको काफी इंतजार करवाया। डॉक्टर, जैसा कि बताया पहले कुछ बाकी के डॉक्टर्स ने भी कि ये बीमारी इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो क्या शराब पीने से या शराब न पीने से इस पर कोई असर होता है? क्या शराब का इससे कोई सीधा संबंध, कोई कोरिलेशन अगर हो? हेलो, मैं डॉक्टर आलोक कल्याणी हूँ, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट। आई एम वर्किंग इन मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग एंड जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल रोहिणी। काफी पेशेंट्स के मन में ये संशय या दिमाग में ये सवाल रहता है कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हमारी दवाइयां चल रही है, तो क्या हम अल्कोहल ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते। ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अल्कोहल लेने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को बढ़ने में या उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन चूंकि आर्थराइटिस के पेशेंट्स को कुछ दवाइयां ऐसी चल रही होती है जिसके कारण से हम पेशेंट्स को अल्कोहल कम लेने के लिए या ना लेने के लिए बोलते हैं।
उसका कारण ये है कि आर्थराइटिस की दवाइयां सभी लीवर से, काफी दवाइयां ऐसी होती है कि जो लीवर से जाती है, और अल्कोहल भी लीवर पे अटैक कर सकता है। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि दवाइयों को ये साथ में अल्कोहल ना लें, और अल्कोहल भी मिनिमम अमाउंट में लें, और बहुत ज्यादा बिंज अल्कोहल ना लें, मतलब एक साथ में बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल को अवॉइड करें। डॉक्टर आलोक कल्याणी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की महिला पेशेंट्स की प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जिनकी अलग अलग राय होती है, अलग अलग सोच होती है। आपकी क्या राय है? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में गर्भधारण करना रिस्की है, नहीं है? आप क्या सोचते हैं? काफी पेशेंट्स के मन में ये डर रहता है कि हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो क्या हम अपनी फैमिली को प्लान कर सकते हैं, हम प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दी जा सकती, तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट से बात करें और उनको ये बोलें कि हमें सेफ दवाइयां जो है प्रेगनेंसी के लिए दे दें। दूसरी चीज, इवन विद सेफ मेडिसिन, अगर आपकी आर्थराइटिस पूरी तरह से कंट्रोल में है तब आप प्रेगनेंसी का प्लान करें, लेकिन अगर आर्थराइटिस पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो एक बार मेरे विचार से कुछ समय तक के लिए प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करें। एक बार बीमारी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है और आप सेफ दवाइयों पे आ जाते हैं, उसके बाद में आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। प्रेगनेंसी आराम से की जा सकती है अगर आपका आर्थराइटिस कंट्रोल हो, प्रेगनेंसी के लिए जो सेफ दवाइयां हैं वो चल रही है। डॉक्टर राजीव रंजन, ऐसा माना जाता है कि एक बीमारी आती है तो साथ में 10 और बीमारियों को ले आती है। तो वैसे भी भारत में सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है शुगर, तो क्या डायबिटीज के मरीजों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना ज्यादा है? क्या इसके आसार ज्यादा हैं? इन दोनों के कोरिलेशन के बारे में अगर आप कुछ बता सकें। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड डायबिटीज दोनों इंटरलिंक्ड बीमारियां हैं। कहने का मतलब कि अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो डायबिटीज होने का रिस्क बढ़ जाता है, अगर आपको डायबिटीज है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इनके जो रिस्क फैक्टर होते हैं कुछ हद तक कॉमन होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी। अगर आपका वेट ज्यादा है तो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है और डायबिटीज का भी बढ़ता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो डायबिटीज का भी रिस्क बढ़ता है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है। कुछ स्टडी रिसेंट जर्नल में पब्लिश हुए हैं कि जिनको डायबिटीज था उनको देखा गया कि 30 to 40% चांसेस हाई हो जाते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के। सो ऑब्वियसली आपको डायबिटीज से रूमेटॉइड अर्थराइटिस का रिस्क बढ़ता है, और इवन रूमेटॉइड अर्थराइटिस के मरीजों में डायबिटीज का रिस्क बढ़ सकता है। डॉक्टर आलोक, जब भी किसी बीमारी की बात होती है तो ये सवाल मैं हमेशा पूछता हूं योग से रिलेटेड कि योग के महत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को सिखाया है। वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है आज पूरे वर्ल्ड में, तो क्या रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी उन बीमारियों में से है जिसमें योगा का कुछ असर होता है? कितना फायदेमंद होता है योगा करना? हाँ, काफी लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या हम आर्थराइटिस से, योगासन से अपने आर्थराइटिस को कंट्रोल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आर्थराइटिस को कंट्रोल करने के लिए ये साइड बाय साइड, ये दवाइयों के साथ साथ में ये चीजें भी जरूरी है। जैसे ही बीमारी कुछ कंट्रोल होने लगती है, थोड़ा दर्द कम होने लगता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग कम होने लगती है, हम अपने हर पेशेंट्स को बोलते हैं कि अपने आप के मूवमेंट्स, अपने आप को बढ़ाएं मूवमेंट, अपनी एक्सरसाइज शुरू करें। योगासन भी करना चाहते हैं तो योगासन भी करें, बट ये चीज का ध्यान रखें कि वो योगासन या वो एक्सरसाइज ना करें जिससे आपके घुटनों पे या आपके जॉइंट्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ता हो। डॉक्टर आलोक, न केवल मैं हमेशा ये कहता हूं बल्कि मैं ये मानता भी हूं कि एक डॉक्टर का काम सिर्फ लोगों का तन मजबूत करना नहीं होता है, अपने पेशेंट का मन कितना मजबूत है ये भी आप ही की जिम्मेदारी बनती है और आपकी जवाबदेही होती है। तो जब तकलीफ सहन शक्ति से ज्यादा बढ़ जाए, दर्द की पराकाष्ठा हो, तब खुद को पॉजिटिव कैसे रखे कोई भी मरीज? हाँ, काफी लोगों को ये बीच बीच में ऐसा लगता है कि हम दवाई लेते हुए भी कई बार बीमारियां बढ़ जाती है। बीमारियां बढ़ने के कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, बट आमतौर पे माना जाता है कि किसी भी तरह की स्ट्रेस वाली सिचुएशन, चाहे वो कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो या ऐसी कोई और प्रॉब्लम हो, उनके कारण से ये बीमारी बढ़ सकती है। कई बार डेंटल हाइजीन पुअर होता है, उसके कारण से बीमारी बढ़ सकती है। कई बार स्मोकर्स को ये बीमारी बढ़ सकती है। कई बार कुछ और सिचुएशंस होती है जिसका कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है, बट कई बार किसी कारणवश ये बीमारी बढ़ जाती है। बट हमेशा ये याद रखें कि ये अप एंड डाउन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं। जैसे ही अप होते हैं अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें। कुछ दवाइयां चेंज होती है, उससे बीमारी को वापस कंट्रोल में और रिमिशन में लाया जा सकता है। डॉक्टर राजीव रंजन, लास्ट में आपसे ही सवाल ये है, क्योंकि चूंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता की हम बात कर रहे हैं जो हमें बचाती है बाकी रोगों से, बीमारियों से,
इम्यूनिटी वीक हुई नहीं कि हम वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में रोमेटॉइड आर्थराइटिस तो है ही इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसीज, तो क्या रोमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज को दूसरी बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं, खासतौर पर इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियां? रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है जहां इम्यूनिटी हमारे बॉडी के जॉइंट्स से स्टार्ट होता है। इम्यूनिटी हमारे जॉइंट्स को डैमेज करता है और धीरे धीरे स्प्रेड होने लगता है और दूसरे ऑर्गन को भी डैमेज करता है, क्योंकि एक ऑटोइम्यून बीमारियां दूसरे ऑटोइम्यून बीमारियों के साथ लिंक्ड हो सकते हैं। अगर आपको एक ऑटोइम्यून बीमारी है तो दूसरे ऑटोइम्यून बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है अगर आपका पहला ऑटोइम्यून डिजीज कंट्रोल ना हो। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो कॉमन हम देखते हैं कि थायराइड की बीमारी होने लगती है, आपका थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है जिसको हम ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, तो ये कॉमन देखा जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीजों में शोग्रिन सिंड्रोम एक तरह की बीमारी है, ऑटोइम्यून डिजीज, जहां हमारे माउथ में ड्राइनेस आना, आंखों में टीयर्स बनना कम हो जाता है, तो शोग्रिन सिंड्रोम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर आप चारों से बात करने के बाद बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी दिमाग में आई है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस को लेकर जागरूकता मेरी निजी तौर पर काफी बड़ी है, और आप लोगों से बात करने के बाद जो मैं समझा वो ये कि यदि व्यक्ति की लाइफस्टाइल ठीक है तो हड्डी के रोग पनपने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अपने बिजी स्केड्यूल में अक्सर हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हम अपना ध्यान नहीं रखते हैं। कई बार हम अपनी माओं को देखते हैं, वो भी घर के कामों में और हमारा ध्यान रखने में इतनी ज्यादा बिजी होती हैं कि खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं। लगातार कई घंटों तक हम ऑफिस में बैठकर काम करते रहते हैं। कई दूसरी वजह भी होती है जिसके चलते लोगों में हड्डी रोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ये एक ऐसा रोग है जिसमें जीवन जीना ही अपने आप में एक स्ट्रगल लगने लगता है, एक चैलेंज हो जाता है, और थोड़ी सी सावधानी अगर हम बरत लें तो हम इस रोग को दूर भगा सकते हैं, खुद से दूर रख सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम ये हड्डी रोग के लक्षण तुरंत समझें, और जैसे ही हमें लक्षण समझ आए उससे बचाव के लिए हम तुरंत डॉक्टर से संपर्क भी करें। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।